पढ़ रहे थे वही लास्ट? इसकी गति ऊर्जा के बारे में पढ़ना था, है ना? पढ़ लिया था, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब इधर समझो इसको, गति ऊर्जा जो होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर है। तो अगर मैं कहूं कि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के भी तो समानुपाती है, कि अगर द्रव्यमान बढ़ाऊंगा तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, और गतिज ऊर्जा वेग के भी समानुपाती है, वेग बढ़ाऊंगा तो भी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। यानी द्रव्यमान बढ़ने पर और वेग बढ़ने पर गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, m बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछता है? वेग बढ़ने पर गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। अब वो बोलेगा वेग को 2 गुना करने पर, वेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अब वेग को 2 गुना करो तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितने गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। और वेग को अगर वो 4 गुना करेगा तो 4 का स्क्वायर। तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, समझ में आ गई? बहुत बेसिक सी मैथमेटिक्स है, ये लिख लो। जब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे फटाफट लिख लो ये इतना। तो ये हो गई कार्य और ऊर्जा। अब अपन बात करते हैं शक्ति की, पावर। शक्ति को लिखते हैं पी से। अब देखो शक्ति क्या होता है? शक्ति होती है कार्य करने की दर, कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। तो इसका सूत्र क्या होगा? कार्य यानी वर्क अपॉन दर का मतलब क्या बताया था? समय का भाग देना है, W/T। ये हो गया शक्ति का फॉर्मूला। यूनिट की बात करें, कार्य की यूनिट जूल, समय की सेकंड, जूल पर सेकंड, इसी को कहा जाता है वॉट। तो अगर आपसे कोई पूछे शक्ति का मात्रक क्या होता है, आप बोलोगे वोट होता है। वोट किसको कहा जाता है? जूल पर सेकंड को कहा जाता है। ठीक है, फिर एक होता है अश्व शक्ति, सुना है नाम? हॉर्स पावर। जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है उसकी शक्ति को हॉर्स पावर में नापते हैं। तो होता है 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ये भी कभी कभी काम आ जाता है कि 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। एक क्वेश्चन बनता है नोट कि विद्युत द्वारा व्यय ऊर्जा, विद्युत द्वारा व्यय ऊर्जा यानी कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ये किस में नापते हैं? ये नापते हैं यूनिट में, या फिर बोलोगे आप kWh में। के का मतलब किलो वाट आवर, जिसको किलो वोट घंटा कहते हो आप। जैसे घर के जो बिल आते हैं आपके महीने का, वो देखना वो यही आता है कि इतने यूनिट आ गई, या बोलेगा इतने kWh आया। तो एक यूनिट जो होती है वो 1 kWh की होती है बराबर। अब सारा खेल है कि यूनिट कैसे निकाली जाए। तो देखो यूनिट निकालने का तरीका क्या होता है? यूनिट निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उपकरणों की संख्या, इनटू कितने वाट के उपकरण हैं, इनटू कितने घंटे चल रहे हैं, डिवाइड बाय क्या करो 1000। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे मिलेगी आपको यूनिट। ध्यान रखना, इससे जो यूनिट मिलती है वो मिलती है आपको पर डे की यूनिट। कब की मिलेगी? एक दिन में कितनी यूनिट जलाई। जैसे क्वेश्चन देखो कैसे आता है। क्वेश्चन आता है एक घर में 10 बल्ब 100 वाट के 10 घंटे जलते हैं। तो 30 दिन वाले महीने में
कुल यूनिट या कुल कंज्यूम यूनिट होगी। कर सकते हैं क्या सोल्व? कैसे करोगे? फॉर्मूला वही है कि यूनिट निकालोगे आप। यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? कुल उपकरण, टोटल इंस्ट्रूमेंट कितने हैं? 10 बल्ब जल रहे हैं, इनटू कितने वोट का जल रहा है? 100 वाट का जल रहा है, इनटू कितने घंटे जल रहे हैं? 10 घंटे जल रहे हैं, अपॉन में 1000। 1 2 3, 1 2 3, कितना आया? पर ये 10 यूनिट कब की आई? इससे मिलती है पर डे की यूनिट। तो ये तो एक दिन में यूनिट जो जल रही है। उसने कितने दिन के लिए पूछा? 30 दिन वाले महीने में कितनी यूनिट होगी? तो कुल यूनिट कितनी हो गई? 300। तो आपका जो यूनिट आएगा वो 300 यूनिट आएगा। समझ में आ गई बात? अब इस क्वेश्चन को और बढ़ा सकता है वो आगे कैसे, कि अगर 1 यूनिट बराबर 10 रुपया है तो बताओ उस महीने बिजली का बिल कितना होगा? 3000 हो जाएगा। समझ में आ गई? तो ये शक्ति के ऊपर बात जो पूछी जाती है। फिर आता है एक संवेग। संवेग को बोलते हैं मोमेंटम। हाँ, वापस बोल। पावर के, हाँ धारा में पढ़ेंगे, V²/R। ठीक है, हाँ वो धारा वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिससे न्यूमेरिकल बनते हैं बल्ब के। कौन सा बल्ब तेज चलेगा, कौन सा धीरे चलेगा, वो धारा में आएगा सारा। ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूले आएंगे P = V² R या V²R। अब पहले तो V पता होना चाहिए। V क्या है? वोल्टेज, विभव, विभवांतर। तो वो धारा में आएगा। नीचे आएगा R। R क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध धारा में आएगा। इसलिए वो फॉर्मूले वहीं पड़ेंगे। यहां तो जनरल कि एक बार टोटल नाम तो पता हो आपको, किसका फॉर्मूला क्या है। डिटेल तो सब जब चैप्टर पढ़ेंगे ना उसके अंदर आएगी। तो संवेग होता है, संवेग को भी जनरल P से ही लिखते हैं, पावर को भी P से लिखते हैं, ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। संवेग होता है द्रव्यमान व वेग का गुणनफल। दोनों को गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? संवेग। तो P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m.v। यूनिट बता सकते हो क्या? बताओ, द्रव्यमान की यूनिट, वेग की। तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इतना लिख लो एक बार। क्या? विद्युत द्वारा व्यय, खर्च होने वाली। सिंपल सी बात है, ऐसे समझ। एक रूम के अंदर एसी चला के छोड़ दिया तेने, एक रूम में एक छोटा बल्ब जला के छोड़ दिया, दिन भर हो गया चलते हुए। घर वाले देखेंगे तो ज्यादा हल्ला किसके लिए मचाएंगे? एसी वाले रूम के लिए, बल्ब वाले रूम के लिए? एसी वाले। क्यों? क्योंकि एसी की पावर ज्यादा है, उसके द्वारा वे ऊर्जा ज्यादा है। वो कहेगा एक एसी चल रहा है तो 1-2 घंटे में इतनी यूनिट जला देता है, बल्ब दिन भर में इतनी यूनिट नहीं जलाएगा। तो कितना ऊर्जा व्यय कर रहा है वो यूनिट में तो आएगा। अपन कहते ना इस गर्मियों में तो एसी खूब चलाया है, खूब यूनिट जली है, खूब यूनिट जली है तो खूब सारा बिल आएगा। वही तो चीज है। आया समझ में? कौन सा वाला? फिर तो यूनिट निकाल रखी है। किस में लिखा रखा था? हाँ, वो इसमें नहीं था, वो कार्य में था। ये थोड़ी था, अलग चीज है। मिक्स, मिक्स तब नहीं होंगे जब रोज पढ़ेंगे। तो फिर 2 बार पढ़ उसको। ऐसे एक बार पढ़ने से ही सब याद हो जाता, तो सारे सभी साइंटिस्ट बैठे होते हैं यहाँ। हर सब्जेक्ट की डिमांड अलग अलग होती है, किसी को ज्यादा रिवीजन चाहिए, किसी को कम रिवीजन चाहिए। अब तेरे क्या सब्जेक्ट था 11th-12th में? हिस्ट्री और पॉलिटी थी ना, इसलिए तेरे ये मिक्स हो जाती है। यही जब साइंस वाले हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ते ना तब उनके मिक्स होता है कि महाराणा कुंभा ने कब युद्ध लड़ा था, सांगा ने कब लड़ा था, उनके ये मिक्स होते हैं।
हाँ, तो देखो कॉमन सी बात है, तुम साइंस रेगुलर नहीं पढ़ते तो तुम्हारे को साइंस ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, साइंस वाले आर्ट्स ज्यादा नहीं पढ़ते तो उनको आर्ट्स वाले ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, तो कॉमन सी बात है, सबके लिए बराबर है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं ना। अब बेचारे साइंस वाले रटते ही रहते हैं, कौन सा युद्ध किस सन में हुआ, कोई कभी पानीपत का युद्ध हो रहा है किस सन में, किसमें कहाँ का युद्ध हो रहा है, वो रटता ही रहता है, उसके वो सन मिक्स हो जाते हैं। सबके लिए बराबर है। तो सबके लिए सेम है, लोड लेने वाली बात नहीं है। साइंस वालों को ये साइंस घर पे जाके कम पढ़नी पड़ती है, वो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ते हैं। तुम उल्टा काम करो। तुम्हें तुम्हें हो सकता है हिस्ट्री पॉलिटी जो पढ़ाते होंगे वो साथ साथ में जल्दी याद हो जाती होगी, तुमने पढ़ी हुई है, तो तुम साइंस वालों को घर पे जाके ज्यादा पढ़ो। सबके लिए बराबर है हिसाब किताब। किसमें? बल में? वो मैं आगे बल के प्रकार पढ़ाऊंगा ना अलग से। अभी केंद्रीय, अपकेंद्रीय, ससंजक, आसंजक, वो तो केवल बल की अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है। प्रकार वकार, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब आगे पढ़ेंगे, डिटेल तो आगे आएगी। अभी एक बार अपन क्या कर रहे हैं, ये सारे जो नाम आएंगे इनके ऊपर पहला अगर बेसिक क्वेश्चन क्या पूछता है, यूनिट, तो पहले सबकी यूनिट देख रहे हैं अपन। डिटेल तो जब चैप्टर के अंदर वहां पढ़ेंगे। लिख लिया? अब जैसे यहाँ पे कि अपन ने केवल संवेग समझा, अब जो न्यूटन के नियम पढ़ेंगे तो वहां आएगा संवेग संरक्षण, तो अब मेरे को ये बताने में दिक्कत नहीं है कि संवेग तो ये था, अब संवेग संरक्षण कैसे होता है, क्या है, वो वहां समझेंगे। दिख दिया? चलो। किसी की बाकी है? चलो, अब आपने लिखा P बराबर mv, तो यहां से देखो क्या पूछता है, क्या P द्रव्यमान के समानुपाती है क्या? मतलब अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा। ठीक है। अब इधर देखो बोर्ड पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। पहले तो इसके लिए देखो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं पूछू संवेग निर्भर किस किस पे कर रहा है, जो इस फॉर्मूले में आ रहे हैं, एक तो द्रव्यमान पे कर रहा है, दूसरा वेग पे कर रहा है। अब अगर मैंने बोला कि मैं द्रव्यमान को बदलूंगा तो क्या संवेग बदलेगा? क्या मैं वेग को बदलूंगा तो संवेग बदलेगा? जब इन दोनों पे निर्भर कर रहा है तो इन दोनों में से कोई भी बदलेगा तो संवेग बदल जाएगा। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि यदि यदि एक यदि दो साइकिल यदि एक साइकिल व कार समान वेग से आ रहे हैं, तो अब देखो कार भी आ रही है आपकी तरफ, साइकिल भी आ रही है आपकी तरफ, और दोनों का वेग क्या है, समान है।
ठीक है, तो दोनों का वेग समान है तो किसको रोकना मुश्किल होगा? तो आप कहोगे सर साइकिल की जगह कार को रोकना मुश्किल होगा। क्यों? आपको कार बड़ी है, कार बड़ी मतलब कार का क्या ज्यादा है? द्रव्यमान। तो कार को रोकना कठिन होगा क्योंकि उसका क्या ज्यादा है? m। अब अगर उसका m ज्यादा होगा तो संवेग भी क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि उसका m व p क्या है? अधिक है। ठीक है, तो आप कहते हो कि भाई कार बड़ी है, उसको रोकना मुश्किल होगा। यही साइंस में वो बोलेगा कि कार का क्या ज्यादा है? द्रव्यमान ज्यादा है। उससे क्या ज्यादा हो गया? उसका संवेग ज्यादा हो गया। इसलिए कार और साइकिल आ रही है तो आप साइकिल के बीच में तो एक बार आने की कोशिश करोगे कि रुक जाए, कार के बीच में आकर रोकने की कोशिश नहीं करोगे अगर समझदार हो तो। ठीक है, ऐसे ही संवेग और किस पे निर्भर कर रहा है? वेग पे। ठीक है, अब इस बार अपने द्रव्यमान नियत रख दिया, तो अब इस बार दो साइकिल आ रही है। यदि दो साइकिल भिन्न भिन्न वेग से आ रही है, एक साइकिल आ रही है 10 के वेग से, एक साइकिल आ रही है 100 के वेग से, इजीली आप किसको रोक पाओगे? 10 वाले को। 10 वाले के सामने आके खड़े होने की कोशिश कर सकते हो आप, 100 वाले को एक बार आप अवॉइड करोगे, आपके भी चोट लगेगी। तो ऐसा क्यों कि कम वेग वाले के सामने आप खड़े हो रहे हो? क्योंकि कम वेग है तो उसका संवेग भी क्या है? कम है। तो यदि दो साइकिल भिन्न भिन्न वेग से आ रही है तो कम वेग वाली साइकिल, या यूं बोलो रोकना किसको मुश्किल है? अधिक वेग वाली साइकिल को। तो अधिक वेग वाली साइकिल को रोकना कठिन है। कठिन है क्योंकि उसका क्या अधिक है? वेग अधिक होने से क्या अधिक हुआ? संवेग अधिक है। ये संवेग के ऊपर बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, एक आरएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा था, देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन। संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध देखो क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m। के का मतलब क्या है? कौन सी ऊर्जा? गति ऊर्जा। पी का मतलब क्या है? संवेग। एम का मतलब क्या है? द्रव्यमान। क्वेश्चन कैसे आया था वहां पेपर में? क्वेश्चन आया था यदि एक हल्की व भारी वस्तु समान संवेग से, संवेग समान कर दिया, वस्तु समान संवेग से आ रही है या समान संवेग से गति कर रही है, तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? अब देखो ये नियत है, तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिक, क्योंकि गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे के विपरीत है। तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो आप क्या बोलोगे? जिसका द्रव्यमान कम है, इसका द्रव्यमान कम है, उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। लेकिन ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट तभी लगाना है जब आपको क्या दे रखा हो? ये समान दे रखा हो, संवेग समान दे रखा होगा तो के ई और एम एक दूसरे के विपरीत हो गए। जिसका द्रव्यमान कम उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा, इसलिए यह संवेग की बात हो गई केवल। संवेग से मिलता जुलता एक आता है आपके आवेग। आवेग क्या होता है? इधर बोर्ड पे ध्यान दो, इंपल्स। हाँ, कल आया था? कल आया था क्या? बस तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ऐसे फिजिक्स से ये कोई लड्डू तोड़ी है, जिस दिन बैठोगे उस दिन खा लोगे, तुम पचा लोगे। एक दिन में बैठने से हर चीज समझ में आ जाती तो फिर तुम सब फिजिक्स लेके घूम रहे होते।
आर्ट्स कोई लेते नहीं जिंदगी में। फिजिक्स पढ़ने के लिए स्टार्टिंग से पहले दिन से पढ़ना पड़ता है। अब तेरे को यही पता नहीं है कि किसका मात्रक क्या है, कितने दिन से नहीं आया, कल कल ही नहीं आया, तो कल कल जितना पढ़ाया था वो पता थोड़ी होगा। हाँ तो ये कल सिखाए थे इसलिए। कैसे नहीं होता है? तो क्या करें उसके में, घर आके पढ़ा देता तेरे को, तू बता देता। अब तू आएगा ही नहीं तो समझ में कैसे आएगा? आना भी तो पड़ेगा ना क्लास में। अरे तो वो ये बोले ना कि सर एक बार रिवाइज कर दो, हर चीज का तरीका होता है। वो अगर ये बोले ना सर एक बार मेरे को रिवाइज कर दो तो समझ, अब आप आओ नहीं और आपके उनसे मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर उसका कोई लॉजिक थोड़ी है। हर चीज का तरीका होता है। अब ये बोले कि सर इसमें मेरे को ये वाली बात समझ नहीं आई, एक बार बता दो, तो ये वाली बात बताई जा सकती है कि सर संवेग और इसके बीच में संबंध ये होता है। सर मेरे को एक ये वाली बात समझ, ये समझा। अभी अगर मेरे को यहां से यहां तो कुछ ही समझ नहीं आया, ये जो पहले लिखा यहां से यहां तो कुछ ही समझ नहीं आया, तो क्या क्या समझाया जा सकता है फिर वापस? तो मेरे को तो जो बोलेगा उसी की तो बात का मैं जवाब दे सकता हूं। ये पूछता है इसकी बात का जवाब देता हूं, ये पूछता है इसकी बात का जवाब देता हूं, ये पूछता है इसकी बात का जवाब देता हूं, पीछे वो पूछता है उसकी बात का जवाब देता हूं। क्योंकि वो पूछ रहा है कि जो साथ साथ में पढ़ रहा है, तो उसको वो समझ आ रहा है कि हाँ ये पढ़ रहा हूं, तो इससे अगर हटके कुछ आ रहा है तो वो मुझे समझ नहीं आया। अब जिसने कुछ बेस ही नहीं पढ़ा है तो वैसी बात है उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, और समझ नहीं आएगा तो फिर वो क्या क्या पूछेगा। तो अगर जिसको एक बात समझ में नहीं आए उसको समझाया जा सकता है। अब वो क्या मेरे को तो स्टार्टिंग से कुछ नहीं आया, तो उसका तो क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता। अब तू कोई एक पर्टिकुलर ये बात बताई इसमें से सर ये वाली बात समझ नहीं आए, इसके पहले का आ रहा था, ये वाला आ गया था क्या? इस टाइम तो तू था ही नहीं क्लास में, बाहर था ना। इस टाइम क्लास में थोड़ी था, ये जब समझाया तब क्लास में था क्या? इसको तो छोड़ो तो फिर ठीक है। अब ये देख, तेरे को कल की गतिज ऊर्जा नहीं पता, इसलिए तेरे को यहां जब गतिज ऊर्जा वापस आई, ये गतिज ऊर्जा वापस आई, तो तेरे को ये पल्ले नहीं पड़ा। पड़ेगा कहां से? उसके लिए क्लास में बैठना पड़ेगा। अब कल तो जब नहीं था, तो जब मैंने द्रव्यमान और वेग जैसे कल कोई भी सूत्र निकालना बताया, तो मैं पहले दिन से एक चीज बता रहा हूं, किसी का भी मात्रक निकालना है तो पहले आप लोग उसका सूत्र बताओ, सूत्र में उसका मात्रक रखो तो आपको मात्रक मिलेगा। ये याद है तेरे को? तो फिर कैसे होगा? फिर थोड़ी होगा, फिर तो पॉसिबल है, फिर मैं नहीं, कोई भी नहीं समझा सकता। ये बता ना कौन सा समझाना है, ये वाला समझाऊं? ठीक है, इसमें देख पहले तो बात ये समझ कि संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच का फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये संवेग और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। गतिज ऊर्जा बराबर p²/2m होता है। पहली बात ये। अब पहली बात तो ये समझ कि इसको समझना नहीं है, इसको, क्योंकि ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला तो फॉर्मूला है। अब आप कहो कि सर चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये समझ नहीं आया, ये समझना नहीं है, ये याद रखना है। क्योंकि क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल आता है मैथ्स में तो वो कैसे आता है? दूरी देता है, समय देता है, आपको चाल पूछता है। कब निकलेगी चाल? जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा कि मुझे दूरी में किसका भाग देना है, समय का। ये बात समझ में आ गई ना? ये समझने की है। जैसे ही ये फॉर्मूला याद करना है, पहली बात ये। अब इससे भी पहले का याद कर केमिस्ट्री, जब मैंने एक बात बताई थी स्टार्टिंग में, अगर कोई चीज आमने सामने लिखी है तो उसको कहते हैं समानुपाती। ये केमिस्ट्री में पढ़ाई है कि अगर बी बढ़ेगा ए बढ़ेगा, ऐसा याद है कुछ? ठीक है, फिर मैंने एक बात बताई थी, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इसको क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। ये भी याद है? ठीक है, मतलब क्या, अगर बी बढ़ेगा तो ए घटेगा। ठीक है, याद है? चलो, अब मुझे एक बात बता, ये और ये पहला वाला संबंध है या दूसरा वाला? ये वाला है ना, ऊपर और नीचे लिखा हुआ है, ये भी ऊपर और नीचे है। अगर ये और ये पूछता तो आप कहते आमने सामने समानुपाती, ये और ये पूछता तो ऊपर और नीचे व्युत्क्रमानुपाती। अब यही क्वेश्चन है कि मुझे एक बात का जवाब दे, अगर द्रव्यमान कम होगा
तो ये क्या होगी, ज्यादा। अब ये क्या है, इसके लिए कल वाला लेक्चर पता होना चाहिए। ये है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ज्यादा है। तो आंसर क्या निकला, जिसका द्रव्यमान कम उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा। अब देखिए यहां भी यही लिखा है मैंने, यदि एक हल्की और भारी वस्तु समान संवेग से आ रही है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी, जिसका द्रव्यमान कम। यही तो लिखा है। अब है इसके लिए तेरे को पुराना सब याद दिलाना पड़ा मुझे। ये मुझे दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें याद रहनी चाहिए कि सर ने ये पढ़ाई है, याद है। चल फिर भी अब भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है। अब आ गया समझ में। पर मैं क्या कह रहा हूं, साथ साथ तुम पढ़ो। एक तो रेगुलर रहो फिजिक्स में, और दूसरा साथ साथ जरूर पढ़ो। रेगुलर रहने से भी कुछ नहीं होगा जब तक घर जाके नहीं पढ़ोगे। और घर जाके रोज पढ़ रहे हो लेकिन रेगुलर क्लास में नहीं हो, पिछले वाली क्लास गायब है, तो आगे वाली क्लास में दिक्कत आएगी। फिजिक्स पूरी एक दूसरे से रिलेटेड है। अब जिसने ये स्टार्टिंग के मात्रक वात्रक फॉर्मूले वोमले नहीं पढ़े हैं, वो जैसे अब चैप्टर आएंगे वो परेशान होंगे। अब वो पूछेंगे सर संवेग क्या होता था, तो यहां पढ़ा रखा है। संवेग क्या होता था, ये रहा, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता था। अब उसको जब ये नहीं पता तो आगे का चैप्टर समझ आना ही नहीं है। अब ये मिस हो गया तो आगे मैं पढ़ाऊंगा न्यूटन की गति का नियम, संवेग संरक्षण का नियम पढ़ाऊंगा। अब जो सीधा संवेग संरक्षण में बैठा है, मैं संवेग संरक्षण समझा दूंगा, वो पूछेगा सर संवेग क्या है। उसके लिए पुराना लेक्चर याद होना चाहिए। संवेग क्या है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। ठीक है, तो कोशिश करो जो पुराना पढ़ा रहे हैं वो क्या हो, याद हो, तभी आपको फिजिक्स समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, ये तो मैं खुद ही कह दूंगा तुम्हें कि यार अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं समझ में आएगी, कहीं से पढ़ लो। ठीक है, अब सुनो आगे। अब इसको समझ वापस। आवेग का फॉर्मूला होता है बल इंटू समयांतराल, समयांतराल। मतलब अगर कोई बल लग रहा है और वो कितने समय अंतराल के लिए लग रहा है, दोनों का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा। ये तो रटना पड़ेगा कि आवेग का फॉर्मूला बल इंटू समय अंतराल होता है। ठीक है, बल को लिखेंगे F, समय को लिखते हैं T से, अंतराल यानी डिफरेंस डेल्टा। तो दोनों का गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा, आवेग मिलेगा। ये तो फॉर्मूला याद करना है, ये समझना नहीं है। समझने की बात क्या है, यूनिट, कि सर इसका मात्रक क्या होता है। कल को पूछे आपको आवेग का मात्रक 4 ऑप्शन में से क्या है, तो मात्रक कैसे निकलता है। पहले सूत्र, सूत्र ये लिखा हुआ, सूत्र में क्या रखो, उनकी यूनिट। अब आपको याद होनी चाहिए, कल का लेक्चर पढ़ा होगा तो बल की यूनिट क्या लिखाई है, क्या लिखाई है, न्यूटन लिखाई है। इनटू समय की क्या लिखाई है, तो आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इनटू सेकंड होता है। ठीक है, अब अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या संवेग का मात्रक आवेग के बराबर होता है। क्या संवेग का मात्रक आवेग के समान है क्या, अरे है क्या, नहीं है नालायको, है। आवेग और संवेग का मात्रक समान है। अब आपके सर कहाँ है, ये तो न्यूटन इंटू सेकंड है, और ये क्या है, किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड। ये किलोग्राम मीटर बटा सेकंड है, और वो क्या है, न्यूटन इंटू सेकंड है। समान कहाँ है। अब समान कैसे है, इसके लिए पुराना लेक्चर याद होना चाहिए। न्यूटन को क्या लिखा है मैंने, खोल करके कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू क्या, सेकंड। इससे ये कट गया, क्या बचा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, संवेग का भी क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अतः संवेग व आवेग के मात्रक क्या है। अब ये पल्ले पड़ा क्या, ये पढ़ा ही नहीं होगा क्योंकि पता ही नहीं है न्यूटन किसे कहते हैं। न्यूटन कल पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, करो कॉपी। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं, देखो बार बार में, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो 99.999% आप खुद रेस्पॉन्सिबल हो, क्लास अटेंड नहीं कर रहे और घर जाके नहीं पढ़ रहे। मेरी वजह से किसी को समझ में नहीं आया ऐसा कभी अभी तक नहीं हुआ, अगर वो क्लास में रेगुलर है तो। इतना मुझे पढ़ाना आता है, कुछ भी नहीं आएगा तब भी आपको साइंस सिखा सकता हूं। बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, क्लास में बैठ करके घर पे रिवीजन करने वाला होना चाहिए। इतना पढ़ाना मुझे आता है। आज नहीं पढ़ा रहा मैं, 12-13 साल हो गए पढ़ाते हुए इन चीजों को।
हाँ, अरे मेरी पढ़ाई की बात नहीं, मैं यूं कह रहा था कि तुम मेहनत करना स्टार्ट करो ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। वरना तो देखो, मेरे को तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, मैंने तो एक बार और समझा दिया। पर तेरे को ज्यादा अच्छा रिजल्ट तब मिलेगा जब इसको एक बार रिवाइज करके आएगा। तो तेरे को घर पे मेहनत कम करनी पड़ेगी, बात ये है। एक सेकंड। हाँ, क्यों नहीं होगी? अच्छा, आगे वो नहीं लिखा, जिसका द्रव्यमान कम है उसकी गति ऊर्जा ज्यादा होगी, अधिक नहीं लिखा? लिख दो, ये लो। ठीक है। हाँ, P इंटू डेल्टा वी होता है ना, होता है। रॉकेट पढ़ाएंगे तब लिखाएंगे, जब द्वितीय नियम पढ़ाऊंगा तब वहां लिखाऊंगा, उसका कारण भी समझाऊंगा क्यों होता है। वो संवेग जो डेल्टा वी इंटू एम बोल रहे हो, वो संवेग में परिवर्तन है, संवेग नहीं है। सब समझा देंगे, टेंशन मत लो। पहले तो संवेग समझो, संवेग क्या है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, बस इतना समझो, वहां पे आ जाएगी अपने आप। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ लो कि सर एक बार मेरे को ये लाइन वापस समझा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आपके साथ मेहनत करने के लिए रेडी हैं, बस आप साथ में मेहनत करो। काइनेटिक एनर्जी को, हाँ हाँ, वो तब लगाना है जब संवेग नियत ना हो। जैसे कि अगर बोले कि एक पतला व्यक्ति है, एक मोटा व्यक्ति है, उसका द्रव्यमान ज्यादा है, बताओ दोनों दौड़ेंगे तो गति ऊर्जा ज्यादा किसकी होगी? जिसका मास ज्यादा है उसकी गति ऊर्जा ज्यादा है, लेकिन वो तब है जब संवेग नियत नहीं है। संवेग नियत आते ही कॉन्सेप्ट आएगा ये कि जिसका मास कम है उसका गति ऊर्जा ज्यादा है। ठीक है। और जो 2 5 10 जने और भी हों जिनके समझ नहीं आ रहा, वो भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वो जानते हैं कि वो पूछेंगे तो पहले मैं ये पूछूंगा तू क्लास में आया था कि नहीं आया था, इसलिए उनको पता है गलती तो सारी हमारी, हम पूछे किस मुंह से। फिर भी कोई बात नहीं, इसी मुंह से पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई टीचर ये नहीं चाहता कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चे को समझ नहीं आए, वो हर संभव प्रयास करता है बच्चा समझे। उसके लिए भी तो बैठ के मेहनत करनी पड़ती है, तब करेगा ना। अब जैसे ये फॉर्मूले उमले हैं, ये तो रटने ही पड़ते हैं, इनके कोई लॉजिक थोड़ी है। तो चीजें कुछ जगह याद भी करनी पड़ेगी, कुछ जगह समझनी भी पड़ेगी, दोनों तरह का माइंडसेट होना चाहिए। सब कुछ रटा नहीं जा सकता, सब कुछ समझा नहीं जा सकता। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं जो केवल समझने वाला हो। अब बहुत तरीके से मैथ्स में तो हर चीज समझने वाली होती है, उसमें तो कुछ रटने वाली होती नहीं है क्यों नहीं है? मैथ्स की स्टार्टिंग ही किससे होती? गिनती से। गिनती आपने रटी है, पहाड़े आपने रटे ही हैं, तब जाके मैथ्स हो रही है आपसे। आपको ये पता नहीं हो एक के बाद दो आता है तो आपसे पूरी मैथ्स साइड में पड़ी रह जाएगी। तो कुछ जगह याद भी करना है, कुछ जगह समझना भी है।
तुम्हारे मैथ्स भी है ना, है ना? पर नहीं, रीजनिंग तो फिर भी समझ आ जाती है। रीजनिंग में तो क्या इंटरेस्टिंग चीजें होती, बहुत ज्यादा कोई जोड़ तोड़ नहीं होते। नहीं, बात उसकी नहीं, टीचर सारे ही बढ़िया पढ़ाते हैं। बात कुछ सब्जेक्ट भी ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, कंसिस्टेंसी चाहिए। रीजनिंग में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपके हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, सब सेपरेट टॉपिक है, सब में अलग अलग चीजें हैं। अपने फिजिक्स में हर चीज जुड़ी हुई है। पहले दिन से अगर आपको यूनिट फॉर्मूले नहीं याद है तो आगे चैप्टर में पल्ले नहीं पड़ेगा वो कुछ भी। तो कुछ सब्जेक्ट की डिमांड ऐसी होती है कि आपको रेगुलर उसको पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते उसमें। चेंज कर दें? अभी पॉलिटी पे चल रहा है आपके? क्या चल रहा है पॉलिटी में? संविधान चल रहा है। मौलिक अधिकार चल रहे हैं। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस टाइम बैठोगे वहां से रटना है आपको मौलिक अधिकार। ये इस अनुच्छेद में, ये इस अनुच्छेद में, आज बैठे तो आज वाला रट लेना, कल क्लास में बैठो तो कल वाला रट लेना। ऐसा थोड़ी कल वाला नहीं पढ़ा तो आज का याद नहीं होगा, वो रटना ही है। उसमें समझ भी लोगे तो रटना तो पड़ेगा ही है इस अनुच्छेद में। तो उसमें ऐसी डिमांड नहीं है कि आपको घर जाके पढ़ोगे तो अगला दिन का लेक्चर पढ़ले पड़ेगा। उस सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है। हाँ जी। आवेग का कोई पर्टिकुलर प्रतीक होता नहीं है। बहुत बार आई से लिख देते हैं इसको, बहुत बार पूरा इंपल्स लिख देते हैं, कोई ऐसा प्रतीक है नहीं इसका। ठीक है, लिखना चाहो तो आप आई लिख सकते हो। अब मैं बताऊं, अगर आपके स्टार्टिंग के लेक्चर छूटे हुए हैं तो आपको कौन सा चैप्टर समझ में आएगा? अभी इसके बाद में प्रकाश पढ़ाऊंगा, वो आपको पूरा समझ आएगा। रीजन उसका इस पुराने से कोई लेना देना ही नहीं है, वो बिल्कुल इंडिविजुअल चैप्टर है, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन ये। पर वो भी तब समझ में आएगा जब प्रकाश वाला चैप्टर आपने स्टार्टिंग का पहले दिन दूसरे दिन पढ़ा होगा, तब आगे के लेक्चर समझ में आएगा। अगर उसमें भी पहला दूसरा लेक्चर मिस हो गया, आगे का कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। हर चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ध्यान रखना। चेंज करूं इसको? अब ये समझना, ये नई चीज है, ये समझ में आएगी। इधर देखो, ये है दाब, क्या है? प्रेशर। अब इसमें क्या है, ज्यादातर थ्योरेटिकल चीजें, ये समझ में आ जाएगी आपको। क्या होता है दाब? इधर देखो, सबसे पहले दाब का सूत्र क्या होता है? दाब बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल को लिखते हैं एफ से, क्षेत्रफल को लिखते हैं ए से। ये तो हो गया इसका सूत्र। ये तो क्या करना है? याद करना है भाई, दाब का सूत्र बल बटा क्षेत्रफल है। लेकिन अब समझ में क्या आ जाएगी? यूनिट। यूनिट रटने की जरूरत नहीं अगर आपको ये याद है तो। यूनिट कैसे निकालोगे बताओ? सूत्र से। बल का मात्रक न्यूटन, ये रहा। एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी, अब ये यूनिट रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से निकल जाएगी। अब इसी को साइंटिस्ट ने अपने नाम पर ये कहा है, क्या कहा है? ये आया हुआ है बहुत सारे पेपर्स में कि दाब का एसआई मात्रक कौन सा है। अब देखो, ये बच्चे को इजी लगता है, क्यों? क्योंकि उसको सीधा आंख बंद करके रटना है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल। कुछ ही पूछे, अगर उसने रटा हुआ है तो आंसर आ जाएगा। कंफ्यूज कब होगा? जब वो घुमा के पूछेगा पास्कल का मतलब क्या होता है। तो अब उसने ढंग से पढ़ा होगा तो पता होगा, पास्कल का मतलब होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये डिफरेंस है रटने में और समझने में, कि ये तो रटा हुआ किताबों में दे रखा है दाब का मात्रक पास्कल है, इजी क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेगा, तब बनाएगा तो वो बोलेगा पास्कल क्या है ये बताओ, वो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है। ये तब आएगा जब ये फॉर्मूले वोमले पता रहेंगे। ठीक है, अब आगे एक और समझो, देखो दाब और क्षेत्रफल संबंध कैसा दिख रहा है? बोलो। व्युत्क्रमानुपाती। अब जिसको ये पता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या बताया है, वो आगे समझेगा कि मतलब एरिया घटेगा। ये समझ आया? तो क्वेश्चन क्या आता है, देखो यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि कील, पेच, स्क्रू आगे से तीखे बनाए जाते हैं, शार्प बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि
ये जैसे कील है, आगे से तीखी है, पीछे से मोटी है, तो कील को हमेशा अपन ऐसे रख करके ठोकते हैं, ऐसे रख के नहीं ठोकते। कारण ये रहा, जब एरिया कम होगा, जब एरिया कम होगा तो इस पर दाब ज़्यादा लगेगा, इसका एरिया कम होगा तो ये दाब ज़्यादा लगाएगी, आसानी से अंदर जाएगी। ऐसे रखेंगे तो एरिया ज़्यादा होगा तो दाब कम लगाएगी तो अंदर नहीं जाएगी। ये लॉजिक बात है, समझने वाली बात है, क्योंकि एरिया कम होने पर दाब बढ़ता है। आया समझ में? आप जो बैग लेके घूम रहे हो उसकी पट्टियां पतली नहीं है, चौड़ी है, देखो, है ना? पट्टियां चौड़ी क्यों बना दी? एरिया ज्यादा होगा तो दाब, कंधे पे दाब कम लगेगा। पतली कर दी तो एरिया कम हो जाएगा, दाब ज्यादा लगेगा, निशान हो जाएंगे यहाँ। ठीक है? तो बेगों की पट्टियां कैसे बनाई जाती है? बेगों की, बेगो क्या होता है? बेग की पट्टियां कैसी बनाई जाती है? चौड़ी बनाई जाती है। उसके पीछे भी कारण यही है। आप चाकू होता है, कुल्हाड़ी होती है, उसको थोड़ी थोड़ी देर में वो धार करता है। क्यों धार करेगा? तो एरिया क्या हो जाएगा उस जगह? पतला, कम हो जाएगा, तो दाब ज़्यादा लगाएगी, इसलिए आसानी से कट जाएगा। मोटा चाकू होगा तो एरिया ज़्यादा रहेगा उसका, दाब कम लगेगा। क्लियर है? ये तो समझ में आया? क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीजें आ गई अब इसमें। अब और देखो थ्योरेटिकल बातें, इस पे क्या पूछता है, सुनना। अच्छा, दाब के अन्य मात्रक पूछे जाते हैं। तो दाब का ऐसा ही मात्रक बोलो पहले, पास्कल। पास्कल को ही क्या कहते हैं? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं। अब इसके अन्य मात्रक देखो क्या है? एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। दूसरा बार, क्या है? बार। आर दिख रहा है ये सही? बार नहीं दिख रहा? अच्छा, अब दिख रहा है? तो फिर तो ऐसे पूरी जगह पे दिक्कत आ रही होगी। अच्छा, ये आज ही आ रही है, रोज आती है? फिर बाकी टीचर क्या करते हैं? हो गया ऐसे, इधर देख लो, थोड़ा सा इधर उधर होकर के देख लो, यहां तो लिखना ही पड़ेगा ना बोर्ड पे। इधर भी छोड़ दूंगा, इधर भी छोड़ दूंगा, फिर बीच में जगह खूब रह जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा सा जगह इधर उधर चेंज कर लो। ऐसी समस्या तो रोज ही आती होगी, आज थोड़ी आई है। रोज भी तो करते ही हो तुम एडजस्ट। या मेरी क्लास में आती सारी समस्याएं? क्योंकि और सर सुनते नहीं होंगे तुम्हारी, मैं सुन लेता हूं। बोल के लिखाऊंगा ना तो ये आधे तो पता नहीं क्या लिख के लेके जाओगे तुम। बोल के लिखाने के बाद भी यही कहोगे सर एक बार लिख दो बोर्ड पे, तो मैं पहले ही लिख देता हूं कि भैया कम से कम पूरा टीप तो सको तुम। और मुझे एक बार बताओ, जो मैं लिख रहा हूं वो मैं बोल भी तो रही हूं, तो तुम्हारा तो डबल फायदा हो रहा है कि एक तो सुन के भी लिख सकते हो, और दूसरा देख के भी लिख सकते हो, और तीसरा समझा भी रहा हूं। 3 बार मैं तुम्हारे चक्कर में रिवाइज कर रहा हूं, वरना मैं तो यहाँ बैठता आराम से, लिखो रे, 2 घंटे यहीं बैठा रहता, तुम लिखते रहते, आधी चीज गलत लिख के ले जाते। सच बता रहा हूं, होता ना? क्योंकि वो तो केवल थ्योरी, अनुच्छेद अनुच्छेद है, वो तो सारे वर्ड्स पता है, ये साइंस के आधे वर्ड तुम्हें पता ही नहीं है। ठीक है ना? इसलिए इसको तो देख के ही लिखो। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे बार, और मैं बोलूंगा बार, वो बार पता नहीं कौन सा वाला समझेगा, और पता नहीं कौन सा वाला सीखेगा, दिक्कत हो जाएगी। अब उसको ये पता है ये बार दाब वाला बार है, ठीक है, वो वाला नहीं है जो वो समझ रहा है, तो बस। तो फिर मैं बोलूंगा दाब का मात्रक एटीएम है, वो ये वाला एटीएम समझेगा वहां पे, जिससे मशीन से पैसे निकलते हैं, जबकि ये वाला एटीएम है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो कुछ चीजें एक बोर्ड पे देख के लिखोगे तो ही आपको अच्छे से समझ आएगी। आप ही के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, वरना मेरे तो बढ़िया बैठ करके बोलना है, मेरे लिए तो वो ज्यादा आसान है। आप खुद देखो, जितना आप कॉपी में लिख रहे हो उतना को उतना मैं रोज बोर्ड पे लिखता हूं, है ना? बहुत कम ऐसा होता है कि तुम्हें बोल करके लिखवाता हूं मैं, वरना मैं तो यहाँ बैठ जाऊं चेयर लगा के
कि तुम 2 घंटे केवल लिखो, मेरी तो आधी एनर्जी बच जाएगी, पर इसलिए कि उससे इतनी इफेक्टिविटी नहीं आएगी। अभी मैं एक तो बोलता हूँ, फिर दूसरा साथ में लिखता हूँ, तीसरा समझाता हूँ, तो 3 बार आपके रिवीजन होगा तो कुछ तो दिमाग में घुसेगा। ठीक है? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बस ये कि हम ये चाहते हैं कि आपको हर हाल में आपका सिलेक्शन हो। सीधी सी बात ये है। अब भले कोई टीचर उसके लिए आपको डांटे भी, तब भी वो आपके लिए है, ताकि आप लोग सेलेक्ट हो जाओ, वापस पटवारी की बेच में तो नजर ना आओ। आओ तो अब इससे ऊपर वाले एग्जाम की तैयारी करने ही आओ, पशु परिचरणालय। चलो इधर देखो, तो दाब के अन्य मात्रक क्या है? एटीएम, बार और टोर। ठीक है, चलो अब अगली बात सुनो। इस दाब के अलावा एक होता है द्रव दाब, लिक्विड प्रेशर। आपने पॉलीथीन ली और उसमें पानी भर दिया, ठीक है? पानी भरोगे तो जैसे पॉलीथीन जब खाली हो तो ऐसे सिकुड़ी सी रहेगी, पानी भरने के बाद पहले तो ऐसी थी, फिर पानी भरने के बाद ऐसी हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर क्या भर गया? पानी इसकी दीवारों पे क्या लगा रहा है, इसलिए वो क्या हो गई? फैल गई। जब अपन ज्यादा खाना खा लेते तो अंदर से खाना भी तो दाब लगाता है आपके, तो फिर अभी थैली फूली है, बाद में आदमी फूलता है। तो कहने का मतलब यह है कि दाब लग रहा है तो दाब लग रहा है तो चीजें फैलती है। तो द्रव भी क्या लगाता है? किसी पदार्थ पर दाब लगाता है, तो वो दाब क्या कहलाता है? द्रव दाब। अब उस द्रव दाब का फॉर्मूला देखो क्या होता है, P बराबर HdG। अब ये क्या है? याद रखने वाली बात कि द्रव के दाब का सूत्र अगर पूछे तो वो होता है H इंटू डी इंटू जी। नॉर्मल दाब का पूछे तो बल बटा क्षेत्रफल। अब ये क्या है? H हाइट, हाइट का मतलब ऊंचाई, डी होती है डेंसिटी, घनत्व, और जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। अब ये गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे आएगा वापस डिटेल में। तो अभी आपको समझने वाली बात है कि दाब और एच एक दूसरे के क्या है? समानुपाती। अब इस लाइन का मतलब बताओ मुझे लैंग्वेज में क्या है? कि जैसे जैसे क्या करोगे, ऊंचाई बढ़ाओगे, वैसे वैसे दाब बढ़ेगा। अब डेली यूज में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि आपने घरों में जो पानी की टंकियां बनाई है वो जमीन पे बनाई है, छत पे बनाई है? छत पे बनाई है। क्यों बनाई ऊपर? क्योंकि उससे कि आपने क्या बढ़ा दी? ऊंचाई। ऊंचाई बढ़ेगी तो द्रव का दाब बढ़ेगा और ज्यादा प्रेशर से पानी आएगा। उसके पीछे का कारण ये। यही टंकी आप जमीन पे ही बना देते जहां बाथरूम में, इतने प्रेशर से पानी आता क्या? नहीं आता। दूसरा लॉजिक बताता हूं। जैसे आप बाथरूम में हो, पानी ऑन करोगे तो अच्छे प्रेशर से पानी आएगा। अच्छे प्रेशर से पानी आएगा तो आप बता सकते हो कि टंकी में पानी अभी है। पर जैसे 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 पानी कम होता जाएगा, लेवल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। आपके जो नल में पानी की स्पीड है वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। आपको ऊपर छत पे जाने की जरूरत नहीं, आप तुरंत बोल देते हो मम्मी टंकी खाली होने वाली है, क्या कर दो, इसमें पानी भर दो। कैसे पता पड़ा? इस कॉन्सेप्ट से कि पानी का प्रेशर हो गया कम, दैट मीन्स टंकी क्या हो गई? खाली, क्योंकि ऊंचाई हो रही है क्या? कम। आप तुरंत मोटर ऑन कर दो तो पानी वापस भर जाता है। सबके पीछे फिजिक्स है। अल्लाह पड़ा, कुछ समझ में आया? तो इसलिए जो पानी की टंकियां जो बनाई जाती है वो कहां बनाई जाती है? बोलो। ऊंचाई पर बढ़ाई जाती है। लॉजिक क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन पूछे पानी की टंकियां ऊंचाई पर बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि एच बढ़ने पर दाब क्या होता है? बढ़ता है। समझ आया? ठीक है। आपकी सोसाइटी में भी पानी की टंकियां जो होती है वो देखो वो ऊंचाई पे बना देते हैं बहुत, उसके पीछे का कारण ये है। और समझो, ऊंचाई बढ़े चाहे गहराई बढ़े, दाब बढ़ता है। पानी में भी जितने ज्यादा आप गहराई में जाओगे, एच ही तो बढ़ रहा है। ये पानी की सतह है। अब आप इसमें तैर करके पानी के अंदर स्विमिंग कर रहे हो, ठीक है? तो जब पानी के अंदर जाते जा रहे हो तो न तो घनत्व बढ़ रहा है न जी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? एच। यहां से लेंथ बढ़ती जा रही है इसकी। तो
तो ये बढ़ेगी तो वापस दाब क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप में से स्विमर है कोई, पानी में तैरना आता है? जो तैरना आता है वो जितना पानी में जाता जाएगा कानों में दर्द होने लग जाता है। नोटिस किया है? क्यों? क्योंकि पानी का दाब बढ़ने लग जाता है। अभी कुछ टाइम पहले आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा कि टाइटैनिक को देखने गई थी एक पनडुब्बी, सुना था? पानी में गई थी देखने के लिए, खत्म हो गई। क्यों? वो इतनी ज्यादा गहराई पे चल गई, गहराई पे जाने से इतना ज्यादा क्या बढ़ गया, उस पे दाब बढ़ गया, वो ब्लास्ट हो गई, कोलैप्स हो गई। उसके पीछे का भी कारण यही है। ठीक है, तो गहराई में जाने पर दाब क्या होता है, बढ़ता है। किसका दाब बढ़ता है? द्रव का दाब बढ़ता है। ठीक है, तो गहराई में जाने पर भी पानी का दाब बढ़ता है। तो आप देखना जो बांध बनाए जाते हैं, बांध की दीवारें ढंग से देखना, ऐसे होती है। देखिए, पानी के अंदर बांध या कोई ब्रिज बनाया तो वो नीचे से ऐसे क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। कारण, पानी में गहराई पे दाब बढ़ेगा, पतली दीवारों की तो टूट जाएगी, इसलिए बांधों की दीवारें जो होती है वो नीचे से, अतः बांध की दीवारें नीचे से चौड़ी बनाई जाती है। लॉजिक क्लियर है? ये समझने की बातें, अब ये रट नहीं सकते आप, ये ऐसे कितने भी क्वेश्चन बना सकता है वो। अगली बात, गहराई में कानों में क्या होता है? गहराई में जाने पर कानों में दर्द होता है। इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, फिर एक बात ज्योग्राफी में पढ़ते होगे आप, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हो वायुमंडलीय दाब में क्या आती है, ऊंचाई पर जाने पर। अब ये वायुमंडलीय दाब की, गैसों के दाब की बात करने लग गए अपन। ये बातें किसकी चल रही थी? द्रव के दाब की चल रही थी। अब वायुमंडलीय दाब की बात करें तो ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। तभी तो आप कहते हो ऊपर जाते हैं तो गैसें हल्की होती है, भारी, हल्की हो जाती है, दूर दूर हो जाती है। इसी वजह से देखा होगा जब आप हिल स्टेशन पर जाते हो ना तो आपका जी घबराने लग जाता है, बहुत बार चक्कर आने लग जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वहां वायु दाब कम है, ऑक्सीजन आपको कम मिलेगी। आप कभी लेह लद्दाख घूमने गए हो? कोई कोई आप में से लेह लद्दाख घूमने गया हो, या कोई दोस्त वोस्त गए हो तो उनसे पूछना, तो उनसे पूछना उनसे पूछना, वो कहेंगे कि स्टार्टिंग के 1-2 दिन जब हम गए ना तो होटल से बाहर ही नहीं निकल पाए, इतनी तबीयत खराब हो गई। क्यों? वो ऊंचाई पे है, और ऊंचाई पे है तो वहां पे ऑक्सीजन क्या मिलेगी उनको, कम। गैसें कम है तो गैसों का दाब भी क्या होगा, कम होगा। गैसों का दाब कम होगा तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं तो उनको चक्कर आने का प्रॉब्लम होगी, जी घबराने वाली प्रॉब्लम होगी। तो 2-3 दिन तक तो वो अंदर ही पड़े रहते हैं। फिर 2-3 दिन में उनकी बॉडी क्या होती है, उसके एडप्ट हो जाती है, अनुकूलित हो जाती है, फिर वो 2-3 दिन बाद घूमते हैं। तो उसके पीछे कारण ये है। आप सोचोगे मैं एक दिन में जाकर के घूम घाम के अगले दिन आ जाऊंगा, तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि बॉडी वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसके आधार पे अपने आप को अनुकूलित कर ही नहीं पाती। समझ में आ गई बात? तो ऊंचाई पर जाने पे वायुदाब में क्या आती है, कमी आती है। अब इधर देखो बोर्ड पे, ये सपोज आपकी नाक है, ठीक है, नाक है। आया हुआ क्वेश्चन सुनो, देखो एग्जाम में, आप ऊंचाई पे जाते हो तो बहुत बार ऊंचाई पर जाने पर नाक से ब्लड आने लग जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यही है, आपके पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई है, तो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, रक्त केशिकाएं ब्लड को ले जाती है, नाक में भी बहुत सारी है, ठीक है, तो वो ले जा रही है। अब जैसे इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ जूम करने के लिए, अब ये ब्लड जा रहा है इसमें, तो ब्लड इसकी दीवारों पे दाब डाल रहा होगा, है ना? तो ये कौन सा दाब है? पी इंटरनल, आंतरिक दाब। और बाहर से इसके ऊपर दाब लग रहा होगा, ये है पी एक्सटर्नल, कौन सा दाब? बाह्य दाब। इससे पहले आप दूसरा एग्जांपल पढ़ो, बलून वाला, ठीक है, जो बलून, गुब्बारे जिनसे बच्चे खेलते हैं, आप उस बलून के अंदर जब हवा भरोगे तो हवा जब इसके अंदर जाएगी तो इसकी दीवारों पर दाब डालेगी क्या? तो हवा द्वारा इसकी दीवारों पे जो दाब है वो कौन सा दाब है? पी इंटरनल, इंटरनल प्रेशर, आंतरिक दाब है। इसके ऊपर वायुमंडलीय दाब भी लग रहा है क्या?
बाहर से भी तो दाब लग रहा होगा वायु का, वो कौन सा दाब है? वायुमंडलीय दाब। उस दाब को क्या कहेंगे? बाह्य दाब, पी एक्सटर्नल। अब मुझे बताओ, आप इसमें हवा बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, एक समय ऐसा आता है ना जब आप कहते हो बस अब इसमें और हवा नहीं भरे, फूट जाएगा। वो अवस्था कहलाती है सैचुरेटेड, संतप्त अवस्था। मतलब जब ये दाब और ये दाब क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, अब ये दाब और ये दाब बराबर हो गया, तो आपने कहा कि भाई जितना फूलना था अब ये फूल चुका। अगर इसमें और हवा भरी जाएगी तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये दोनों दाब क्या हो चुके? पी इंटरनल आंतरिक दाब और पी एक्सटर्नल बाह्य दाब अभी क्या हो चुके? बराबर। ये संतृप्त अवस्था है, जितना बलून फूलना था उतना फूल चुका। अब आपने कहा मैं तो और इसमें हवा भरूंगा, तो कौन सा दाब बढ़ गया? कौन सा? ये हो गया क्या? आंतरिक दाब बढ़ गया, बाह्य कम रह गया, क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। ये बहुत बेसिक सी बात है। इसी को अब आप इससे समझो कि हमारे नाक में से पूरी बॉडी में बहुत सारी जगह ब्लड वेसल्स हैं। जो ब्लड बह रहा है तो वो अंदर की दीवारों पे दाब डाल रहा है, वो कौन सा दाब है? आंतरिक। और बाहर से हमारी बॉडी पे वायु दाब लगा रही है, ये कौन सा दाब है? बाह्य दाब। ठीक है, अभी अपन बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्लड वेसल जो है वो सही है, कहीं से डैमेज नहीं हुई। अब आप गए ऊंचाई पे, प्लेन में बैठ के ऊंचाई पे जाओगे तो वायुमंडलीय दाब में क्या हो जाती है? कमी। कौन सा दाब कम हो गया? आंतरिक या बाह्य? बाह्य दाब कम हो गया। बाह्य दाब कम हो गया तो यही तो कंडीशन हो गई, बाह्य दाब कम आंतरिक ज्यादा, क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगी। ब्लास्ट होते ही आपके नाक से क्या आ जाएगा? ब्लड। इसलिए ऊंचाई पर जाने पे अक्सर नाक से खून आ जाता है। क्यों? क्योंकि बाह्य दाब तो कम हो जाता है, अंदर उतना ही रह जाता है। तो यूं अंदर का बढ़ जाता है और बाह्य का कम हो जाता है। ठीक है, इस वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है और नाक से ब्लड आने लग जाता है। आपने हीलियम के बलून देखे होंगे, छोड़ते ही उड़ जाते हैं। वो उड़ जाते हैं, ऊपर जाते रहते थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? स्वर्ग में या नरक में? नरक में। नाले वो कहीं नहीं जाते, ऊपर जाके ब्लास्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ऊपर जाके ब्लास्ट? क्योंकि जैसे जो ऊपर जाएगा बाह्य दाब क्या हो जाएगा? कम। अंदर से तो लगे जा रहा है, ब्लास्ट हो जाता है। जैसे कुछ ऊंचाई बाद वो ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए आपको दिखता नहीं है। लॉजिक समझ में आया? आया क्या? क्लियर है ये सारी बातें? तो क्वेश्चन आता है कि ऊंचाई पर जाने पर नाक से ब्लड आना, कानों में दर्द होना। प्लेन में बैठ के जाओगे तो कानों में भी दर्द होगा, हिल स्टेशन पे घूमने जाओगे तो कानों में दर्द होगा। उन सब के पीछे कारण यही है कि आंतरिक दाब तो उतना ही रहता है, लेकिन बाहर से लगने वाला दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आपके कान के पर्दे में ऐसी झंझनाहट आवाज होने लग जाती है, इसलिए आपको कानों में दर्द होता है। तो ऊंचाई पर जाने पर नाक से क्या आना? ब्लड आना। कान में क्या होना? दर्द होना आदि समस्याएं होती है। लिखो अब इसको। और आप तो फिर थोड़े से खुश नसीब हो, आपके तो 2-5 क्वेश्चन आने वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री से। एलडीसी में तो 50 क्वेश्चन आते हैं। सोचो वो तो बेचारे कितना दिल पर पत्थर रख के पढ़ते हैं ये चीज़ें। अब मुझे बताओ, जो एलडीसी और पटवारी बनेगा उनके इससे क्या लेना देना है? फिर भी पढ़ते हैं वो, तो आपको भी पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, करो करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्योंकि जो चीज़ें जिंदगी में आसानी से मिल जाती फिर उनकी वैल्यू भी नहीं होती। तो आपको समझ में तो आया साइंस की वर्थ कितनी है। इंसान कद्र उसी की करता है जो उसके लिए अप्रोचेबल नहीं है। जो उसके पास है
उसको तो वो यूं ही समझता है कि अरे ये तो है ही है अपने पास। ये हर जगह लागू होता है, ये हर जगह लागू होता है। समझ गए होंगे तो बढ़िया रहेगा, पढ़ाई में भी और जिंदगी में भी। पर अब इसके बाद जो है ना टॉपिक, वो ज्यादा थ्योरेटिकल है, टेंशन मत लो, आपको आराम से याद रह जाएंगे। ये तो क्या, इसमें तो क्या फॉर्मूले वॉर्मूले आते हैं, तो फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, स्टेटमेंट आपसे याद रह जाते हैं। अब जैसे ये जितनी भी थ्योरी लिखाई है ना, ये तो शायद आप एक दो बार पढ़ोगे तो भी याद रह जाएगी, लेकिन फॉर्मूले एक बार में याद नहीं होंगे, तो इनको दो तीन बार पढ़ना। और अच्छे से पढ़ने लग जाओ, दुनिया में बहुत पढ़ रहे हैं लोग, और बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। आप देखते जाओ, दिन पर दिन मेरिट बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही। अभी लिखाते हैं, खासकर इनमें बहुत सारे कन्वर्जन बताऊंगा, टेंशन मत ले। इधर वाला लिख दिया तो होगा, ये वाला तो, ये वाला इतना सा तो लिख दिया ना। देख इधर बोर्ड पे, एक एटीएम 760 of Hg, एक एटीएम 760 टोर, एक एटीएम 101 325 पास्कल, एक एटीएम 1.01 325 बार। और बताऊं, चल जाएगा काम। ये कन्वर्जन तुम मत लिखना, तुम्हारे जरूरत नहीं हो, तो उसने पूछा इसलिए जवाब दिया उसको, अपने जनरल साइंस में काम नहीं आएगा ये। नहीं आएगा ना, वो तो उसने पूछा है इसलिए उसकी बात का जवाब दिया है। तुम्हारे काम का तो तुम्हें पहले ही लिखा देता है वहां। ये तो जो रेलवे वेलवे में अच्छे लेवल पे फिजिक्स देंगे, एनटीपीसी ग्रुप डी, 11 12 लेवल की आती है फिजिक्स, वहां इतनी डिटेल काम आती है। गर्मियों में नहीं, उसका कारण ये नहीं है, उसका कारण अलग है, उसका कारण है टेम्परेचर, ताप। गर्मी में क्या ज्यादा होता है, ताप। ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है घटती है, बस ये बता। बढ़ती है। गति ऊर्जा बढ़ेगी तो ब्लड जो होगा वो ज़्यादा सर्कुलेट होगा, ब्लड ज़्यादा सर्कुलेट होगा, तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने पर पार्टिकल्स पास पास आते हैं, दूर दूर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो इस वजह से वो फैलती है, फैलती तो ब्लास्ट होकर के ब्लड आने लग जाता है। तो देखना अक्सर वो गर्मी में ही होता है, सर्दियों में नहीं होता। और गर्मी में तो फिर ठंडा पानी डाला जाता है, या फिर उसकी पानी की पट्टी करते हैं ताकि थोड़ा टेम्परेचर क्या हो, कम हो, इस वजह से। वापस बोलो। गहराई में जाने पर कानों में दर्द होता है, ये वाला। इसका कारण ये है, गहराई में जाओगे तो बाहर से पानी के दाब कान के ऊपर बढ़ेगा। दिख रहा नहीं है, ये लिखा हुआ है गहराई में जाने पे कानों में दर्द होता है, ये लिखा हुआ ऊंचाई पर जाने पे वायुमंडलीय दाब में कमी आती है।
अरे ये ले। अब हाँ, उसके लिए पास्कल लो, आर्किमिडीज लो, वो काम करता है बिल्कुल। हाइड्रोलिक ब्रेक, उसमें द्रव द्रव प्रेशर काम करता है। वायुमंडलीय दाब काम करता है। पेन की रिफिल जो होती है ना, उसमें ये वायुमंडलीय दाब ही काम करता है। आप एक काम करना, कभी पेन की रिफिल के पीछे ऐसे हाथ लगा देना, ठीक है। अब क्या करना, उसको लिखने की कोशिश करना। जब तक थोड़ी देर तक उसमें इंक है तब तक चलेगी, फिर बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने दाब हटा दिया। अब जैसे ही उसको हटाएंगे तो वायुमंडलीय दाब उसके ऊपर लगेगा, इंक बाहर आएगी, इजीली चलेगा। उसके पीछे कारण ये होता है। बहुत बहुत सारी जगह लगती है साइंस। आप बस, आपके सिलेबस में क्या क्या है बस वो समझते जाओ आप। लिख दिया गया है। इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हो, हवाएं आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, हवाएं किधर से किधर जाती है। हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, ये तो पता है ना। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जाती है। अच्छा, जिसने अभी मेरे से क्वेश्चन पूछा था, इधर देख। तेरे को रियल में फिजिक्स समझनी है वाकई में, कल से यहाँ आगे बैठना। कल से आगे बैठना, तेरे को हर एक बात मैं समझाऊंगा। अभी भी खाली आ जा। सही में अगर पढ़ना ही है, वाकई में तेरी इच्छा ही है कि सर मुझे सीखना ही है, सिलेक्शन ही लेना है, यहाँ बैठ। यहाँ बैठेगा तो अपने आप आधी चीजें तो अपने आप पढ़ेगा। बाकी सबका नहीं, जो पढ़ने वाले की बात कर रहा हूं मैं, तो जो पढ़ना चाहता है वो यहाँ बैठे। अब यहाँ बैठने से देख दो चीजें होगी। पहली बात तो तू आधी चीजें खुद ही पहले ढंग से सुनेगा, क्योंकि तुझे पता है मैं पूछूंगा तेरे से, तो आधी चीजें तो खुद ही ढंग से पढ़ेगा। और दूसरा, अगर नहीं भी आएगा तो तू पास में तो तुरंत पूछ लेगा कि सर एक बार इसको रिवाइज करा दो। बातें कम करेगा पीछे बैठ के। हाँ, कोई बात नहीं, अब पूछना तू, अब मैं तेरे हर बात का जवाब मिलेगा तेरे को। हटाए। अब देखो, इसका एक डेली यूज में यूज आपने कभी किया होगा, जैसे टू व्हीलर ले जा रहे हो आप, और पेट्रोल खत्म हो गया, तो आप उस गाड़ी में से, टंकी में से पेट्रोल कैसे निकालते हो? अगर नीचे से उसको खोलने की जगह नहीं है, ये जैसे टंकी है, आप एक नली जैसी लेते हो और यहां से खींचते हो उसको मुंह से, और इधर से पेट्रोल निकल के तुरंत इधर आ जाता है। देखा है ये वाला? ये तो बहुत कॉमन चीज है, आपने की होगी। ये किस बेस पे? ये इसी दाब से। क्यों? जब आपने इसमें से खींचा, हवा को खींचा, तो ये कैसी हो गई? खाली। खाली हो गई तो यहां दाब क्या हो गया? कम। तो ये कम दाब वाला क्षेत्र बन गया, ये अधिक दाब वाला बन गया। पेट्रोल निकल के तुरंत इधर आ जाएगा। उसके पीछे का कारण ये है। समझ आया? वहां पे भी ये दाब का कॉन्सेप्ट लगता है। तो आप डेली यूज में खूब जगह इसको यूज करते हो। हटाएं। इतनी बातें दाब के बारे में आपको याद रखनी है। अगला कॉन्सेप्ट देखो, घनत्व। अब पहली बात सुनो,
घनत्व होता है, घनत्व को किससे लिखते हैं? डी से। घनत्व का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपको क्या करना है? याद। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूले से यूनिट निकाल सकते हो? बताओ यूनिट। द्रव्यमान की यूनिट बोलो। किलोग्राम। आयतन की लिखाई है पहले दिन, मीटर क्यूब। अब बताओ ये एमकेएस यूनिट है या सीजीएस? एमकेएस है। क्यों? ये है एम, ये है के, तो ये कौन सी यूनिट है? अब मुझे बताओ आप सीजीएस। किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर क्यूब की जगह, ये कौन सी यूनिट आ गई? सीजीएस। सी जी, तो ये सीजीएस यूनिट है। एस तो है ही नहीं, सेकंड है ही नहीं इसमें। इसी को क्या कहते हैं? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, इसी को कहते हैं ग्राम पर सीसी। आपकी जो बोतलों में दवाई आती है, लिक्विड आता है, उस पर लिखा रहता है इतने ग्राम पर सीसी, वो उसका क्या होता है? घनत्व। घनत्व हम ज्यादातर सीजीएस में काम में लेते हैं, डेली यूज में एमकेएस में लेते हैं। किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कम काम लेते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ज्यादा काम लेते हैं। आप कहते हो कि इस टंकी में इतना पानी भरा हुआ है, पानी का घनत्व इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या आता है? घनत्व। ये तो बेसिक सी बात है। ठीक, अब काम की बात आपको जो एग्जाम में पूछता है वो सुनो। घनत्व और आयतन में संबंध कैसा दिख रहा है? व्युत्क्रमानुपाती। डी प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। मतलब क्या है इसका? अगर वॉल्यूम घटेगा, आयतन अगर घटेगा, तो घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। जैसे अभी आप इतनी जगह फेल करके बैठे हुए हो, तो किसी के द्वारा घेरा गया स्थान ही तो उसका आयतन होता है। अभी आपने इतना आयतन घेरा हुआ है, अब सारे बच्चों को उठा के मैं यहाँ पे एक साथ बिठा दूं, तो अब आपने कम जगह घेरी, कम जगह घेरी तो आयतन क्या हो गया? कम। और आयतन कम हो गया तो क्या बढ़ गया? घनत्व बढ़ गया। तो मैं कहूंगा इस जगह पे घनत्व ज्यादा है। तो घनत्व को हम लोग ऐसे भी तो पढ़ते हैं कि जितने पार्टिकल पास पास में होते हैं घनत्व उतना ही ज्यादा होता है। तो आयतन घटने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं द्रव्यमान को बढ़ाऊं तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि समानुपाती है। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? मास के। मतलब द्रव्यमान बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है। अब इसमें तो लगाना पड़ेगा दिमाग। अब अगली बात समझो, नोट। जल का घनत्व, ये रटने वाली बात है, सर्वाधिक ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सीधा आया है क्वेश्चन एग्जाम में कि जल का घनत्व कितने टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा होता है? 4 डिग्री पे। अब अक्कल लगाना, देखो घनत्व जब सबसे ज्यादा होगा तब उसका आयतन सबसे कम होगा। तो घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, जल का न्यूनतम आयतन कब होता है? 4 पे ही होता है, क्योंकि जब घनत्व ज्यादा होगा तो आयतन अपने आप कम होगा। घनत्व ज्यादा होगा मतलब चीजें पास पास होगी, तो आयतन अपने आप उनका कम हो जाएगा। तो जल का घनत्व सर्वाधिक और न्यूनतम आयतन न्यूनतम, ये दोनों ही कब होते हैं? ये लॉजिक समझ में आया क्या? ये भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होते हैं। अब इसका सबसे बढ़िया क्वेश्चन, पहले लिखा रखा है, बस तो फिर वापस क्यों लिखा रहे हैं? कोई बात नहीं। कि जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य गर्म करते हैं तो घनत्व पहले बढ़ता है। 1 से 4 के बीच में तो बढ़ेगा, फिर घटेगा, तो फिर पढ़ा दिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, पर ये नहीं लिखाया होगा उस टाइम, वो तो केवल घनत्व वर्ड आया था तो इसलिए लिखाया था। घनत्व का फॉर्मूला और ये है। ठीक है, ठीक, इतना लिख लो आप। अब फिर थ्योरेटिकल चैप्टर स्टार्ट होंगे। ये ऑलमोस्ट सबके बारे में आपको फॉर्मूले वॉर्मूले पता पड़ गए।
तू भी आगे बैठा कर, एक तो यहाँ बैठा के, ताकि तू ढंग से क्या ही बोलता है समझ नहीं आता। ये खाली पड़ी ना, इसके पास बैठ जा, बैठ जा यहाँ के, बैठ, आ जा। मजा नहीं आता तो मजे लेने आया, नालायक, पढ़ने आया है। दोनों का बुझे। हाँ बोल, क्या पूछ रहा है? एमकेएस ही बोल दो, क्योंकि एमकेएस ग्राम पर से ऐसा ही नहीं है ना, उसमें सारे एमकेएस के मात्रक है, वो तो सीजीएस है, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। ग्राम पर से सीजीएस मात्रक है, क्योंकि सीजीएस सी और जी आ रहा है ना, तो सीजीएस मात्रक है वो। अब सबके लिए क्या कोई पर्टिकुलर नाम दे नहीं रखे, जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसका मात्रक था? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन। बल का मात्रक है, तो बल का एमकेएस मात्रक तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब इसको साइंटिस्ट ने अपना नाम दे दिया कि न्यूटन, तो अपन ने ऐसा ही मात्रक उसका न्यूटन बोल दिया। अब इसके लिए कोई ऐसा नाम नहीं दे रखा, तो इसको ग्राम पर सीसी या यही बोलते हैं, ठीक है। जैसे जूल पर सेकंड क्या था? जूल पर सेकंड शक्ति, शक्ति। अब जूल पर सेकंड को साइंटिस्ट ने अपना नाम दे दिया वाट, तो हम वाट रट लेते हैं, इनका है कोई ऐसा नाम नहीं है। जूल पर सेकंड कार्य नहीं होता, कार्य होता है जूल इंटू, जूल क्या कार्य होता है? जूल ओनली, जूल ही होता है। कौन सा? ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको सीजीएस में बदले, किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर और तीन को बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब, दो को बोलते हैं स्क्वायर, तीन को बोलते हैं क्यूब। तो सेंटीमीटर, और इसके लिए क्या लिखेंगे? क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी। तो क्यूब का मतलब यही तो होता है, हिंदी में लिख दें,